जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में वन लाइनर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 5 है। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस प्यारे से शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपका पहला सवाल रहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किस वायसराय ने समाप्त किया था, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन होगा, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 2 है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले किससे सिफारिश आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राज्य का नाम परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन आदि कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 3 है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका उत्तर होगा सम्राट चौधरी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल संख्या 4 है, भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निपटारे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन सा है। तो जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होता है तो इसका संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 262 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को जितने भी प्रावधान है उसमें इस एक्ट में है, ठीक है, अनुच्छेद 262 में। नेक्स्ट सवाल है संख्या 5 है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है। तो आपका उत्तर होगा यकृत में। यकृत में मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है संख्या 6, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने हेतु किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। तो सदन के तत्कालिक सभी सदस्यों का बहुमत, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 7 है, उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होते हैं, तो पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति और राज्यपाल की क्षमा की शक्ति में प्रमुख संवैधानिक अंतर पूछ रहा है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति होते हैं सैन्य न्यायालय के मामले में भी क्षमादान दे सकते हैं, जबकि राज्यपाल ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो सैन्य मामला होगा उसमें भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 9 है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में और राज्यपाल की शक्ति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो ये दोनों का, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में, ठीक है। इतना बात आपको याद हो गया, ये मोस्ट सवाल इम्पोर्टेंट रहा। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या 10 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 11 है, भारतीय संविधान में समानता के समक्ष कानून और कानूनों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 14 यानी 14 में समानता के समक्ष कानून यानी विधि के समक्ष समानता, और क्या होगा, ये आपका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं मूल रूप से संरक्षित हैं। तो आपको पूछ रहा है कि आर्टिकल 19 में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल रूप से संरक्षित की गई हैं। तो ये आपका 6 उत्तर होगा, यानी 6 प्रकार की क्या है समानताएं मूल रूप से संरक्षित में है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल संख्या 13 है, न्यूटन के प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 14 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं? तो पंचायतों से कुल कितने संबंधित है? तो 29 विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में तो पंचायत से संबंधित है और उसमें कुल विषय कितने हैं? तो 29। नेक्स्ट सवाल संख्या 15 रहा, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है, उसमें कुल कितने विषय हैं? तो नगर पालिका से संबंधित कुल 18 विषय उल्लेख है शेड्यूल 12 में। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल 12 है नगर पालिका से और शेड्यूल 11 है ग्राम पंचायत से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन चुने गए थे? अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। अगला सवाल संख्या 17 रहा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा अपना बिहार राज्य में किया था, बिहार के चंपारण में। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत लौटने के बाद उनका पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल संख्या 18 है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में यह घटना हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का किससे संबंधित है? तो ये कपड़ा मिल के श्रमिकों के वेतन विवाद से, यानी कि इसमें क्या था कि इनकी वेतन में बढ़ोतरी को बोनस मिलने पर बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ये भी उसी से संबंधित है। तो ये फसल खराब होने के बावजूद भी भू राजस्व की वसूली था। ठीक है, यानी जब उस समय फसल खराब हो गया था उसके बाद भी जो सरकारें थी क्या कर रही थी कि उनका जो राजस्व माफ़ ना करके बल्कि उन पर टैक्स लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 20 है, रॉलेट एक्ट 1919 को भारतीयों ने मुख्यतः किस कारण विरोध किया? तो ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और नजरबंदी जैसी शक्तियों का कारण था। यानी उसमें बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल संख्या 21 है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, यानी चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट सवाल संख्या 22 है, साइमन कमीशन के बाद बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जितने भी थे सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। और जो 2 लोग थे तो उसमें वो भी इन्हीं के सदस्य थे। ठीक है, मतलब एक प्रकार के इन जो लोग थे भारत के, इनके चापलूस थे अंग्रेजों के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 23 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की अध्यक्षता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता 1928 में की थी। नेक्स्ट सवाल संख्या 24 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल संख्या 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कब किया था? तो कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में क्या किया था? घोषित किया था। ठीक है, लिए नेक्स्ट सवाल संख्या 26 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्यतः प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि की दी गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल संख्या 27 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल के विशेष रूप से जुड़ी थी? तो ये हो जाएगा पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित थी, सेकंड परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 28 है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ मुख्यतः किस फसल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से जुड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका हरित क्रांति में जो हुआ था भारत में, तो उसका गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा ही वृद्धि हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या। अगला सवाल संख्या 29 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या 30 है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का पहला प्रमुख चरण किस वर्ष हुआ? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 31 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रारंभिक प्रयास किस अर्थशास्त्री से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या 32 है, राजकोषीय नीति मुख्यतः किस संसाधनों से संबंधित है? तो जो राजकोषीय नीति है सरकारी कराधान और सार्वजनिक व्यय से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 33 है, मौद्रिक नीति का संचालन भारत में मुख्यतः कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि खुला बाजार परिचालन का उपयोग आरबीआई मुख्यतः किस उद्देश्य से करता था? तो अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभाव करने के लिए। जो खुला बाजार परिचालन है आरबीआई इसका उद्देश्य। ठीक है, यानी जो खुला बाजार परिचालन है का उपयोग आरबीआई मुख्यतः किस उद्देश्य से करता था? तो अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल संख्या 35 है, भारत में बैंक दर किससे संबंधित मौद्रिक नीति उपकरण है? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दीर्घकालीन या संदर्भ दर से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 36 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? नेक्स्ट सवाल संख्या 36 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो बाहरी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 37, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और सबसे सतत पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या क्या है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होगी। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट सवाल संख्या 38 है, दून घाटियाँ मुख्यतः किन दो हिमालय श्रेणियों के बीच पाई जाती है? तो ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच है। ठीक है, दून घाटियाँ कहाँ हैं? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। नेक्स्ट सवाल संख्या 39 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान में से एक मॉनसून किस राज्य में है? तो मॉनसून दोस्तों होगा मेघालय में। ठीक है, इससे पहले कौन था? तो चेरापूंजी था, वो भी कहाँ था? मेघालय में ही था। नेक्स्ट सवाल क्या है, 40 नंबर, 40 आपका सवाल नंबर है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये उत्तर पश्चिम भारत के लिए शीत वर्षा कराती है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या 41 है आपका, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो जो भूतापीय ऊर्जा होती है पृथ्वी के आंतरिक ताप से प्राप्त ऊर्जा होती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक ताप से प्राप्त ऊर्जा होती है। नेक्स्ट सवाल संख्या 42 है, ओजोन अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी O3। नेक्स्ट सवाल संख्या 43 है, एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल है आपका,
रक्त समूहों की प्रणाली में सर्वाधिक रक्तदाता के रूप में सामान्यतः किस समूह को जाना जाता है? तो जो सर्वदाता होता है तो वो किस ग्रुप होता है? तो ओ निगेटिव जो होता है ब्लड ग्रुप, वो सर्वदाता उसको बोला जाता है। उस ग्रुप को सर्वदाता किस ग्रुप को बोला जाता है? रक्त समूह को, तो ओ निगेटिव को। नेक्स्ट सवाल है 45। मनुष्य में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 46 हो जाएगा, यानी टोटल पूछ रहा है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। अगला सवाल है मानव में लिंग निर्धारण मुख्यतः किस गुणसूत्र द्वारा जोड़ी जाती है? यानी जोड़ी की संख्या पूछ रहा है, कुल कितनी जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल संख्या 47 है। किस प्रकार की भार पृथ्वी के केंद्र की ओर लाने पर क्यों घटता है? तो गुरुत्वीय त्वरण घटने के कारण। यानी किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाने पर क्यों घटता है? जब केंद्र की ओर ले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण भी घटने, जब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो उसका भार भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 48 है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है? तो बल द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होगा? तो बल क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर और स्थिर द्रव्यमान के लिए क्या होता है दोस्तों? F बराबर ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 49 है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम मुख्यतः किस अवधारणा का आधार है? तो ये तापीय साम्य के ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 50 आपका रहा। मिनामाटा अभिसमय मुख्यतः किस प्रदूषक से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा पारा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला होगा लेक्चर 6 होगा, तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।